नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हरीश कुमार क्लासेस पे। साथियों, आज हम लोग क्लास 10 के फिजिक्स के ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं जिसको बिहार बोर्ड ने बार बार पूछा है और आपके आगामी परीक्षा 2025 के लिए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। साथियों, मैं यह विश्वास दिलाता हूँ कि बिहार बोर्ड इस क्वेश्चन सीरीज से एक दो क्वेश्चंस जरूर रिपीट करेगा। तो साथियों, अब हम लोग देरी न करते हुए अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि आपको प्रश्न नंबर 1 दिखाई दे रहा है, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा प्रश्न नंबर 1 कि एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तित किरण पुंज होगी तो परावर्तित किरण पुंज अभिसारी होगी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। साथियों, चलिए अब हम लोग प्रश्न नंबर 2 पे चलते हैं। आप लोग क्वेश्चंस को कंप्लीट करते चलिएगा। ये आने वाले आगामी परीक्षा 2025 में ये सब क्वेश्चंस आपको रिपीट किए जाएंगे। साथियों, चलिए तो प्रश्न नंबर 2 पे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 कहता है कि निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है। तो निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चिन्ह की निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होती है। तो चिन्ह की निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक होती है फोकस दूरी, वह होता है उत्तल दर्पण की। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 4 पे बढ़ते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। साथियों, अब प्रश्न नंबर 5 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से दर्पण सूत्र है। तो 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 पे साथियों, प्रश्न नंबर 6 है कि किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होगा। तो समतल दर्पण द्वारा जो आवर्धन होगा वह होगा +1। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है। ऑप्शन नंबर ए है समतल दर्पण द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है उत्तल दर्पण द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है अवतल दर्पण से, और ऑप्शन नंबर डी है कि इनमें से सभी के द्वारा। तो इनमें से सभी के द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे प्रश्न नंबर 8 पे। तो प्रश्न नंबर 8 कहता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो आपको पता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, जबकि इसमें ऑप्शन नहीं है, इसलिए हम लोग मार देंगे इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी। 9 पे बढ़ेंगे। 9 क्वेश्चन कर रहा है कि दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है। तो दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाए। कि प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है। तो प्रकाश का चाल न्यूनतम कांच में होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। साथियों, प्रश्न नंबर 12 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 कहता है कि किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है। तो दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव जो सीधा होता है वह उत्तल दर्पण और समतल दर्पण, या तो उत्तल दर्पण या तो समतल दर्पण। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 13 कहता है किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्ह परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है। तो वह अवतल दर्पण की फोकस दूरी चिन्ह परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 14 है कि अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है। तो एफ और पी अर्थात ध्रुव और फोकस के बीच में रखा जाता है। प्रश्न नंबर 15 है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। साथियों, अभी ऊपर ने हम बताया कि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वह ऋणात्मक होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 15 हो जाएगा। 16 नंबर सवाल हो जाएगा कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसको बिहार बोर्ड ने बार बार रिपीट किया है और मैं विश्वास करता हूँ कि आने वाले एग्जाम में भी इस सवाल का रिपीटेशन होगा। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तल दर्पण में सिर्फ आभासी और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। साथियों, प्रश्न नंबर 18 में आ जाते हैं
कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में होती है तो विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। जैसे कि आपको पता होगा कि कांच में 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, वायु में 3 × 10⁸8 मीटर प्रति सेकेंड, इसके बाद तेल में 1.96 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इसलिए विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होता है। प्रश्न नंबर 19 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 19 कहता है कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा कितना होती है, तो समान होती है, क्योंकि वायु में भी प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, निर्वात में भी प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। अब प्रश्न नंबर 21 है। प्रश्न नंबर कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने। तो वस्तु को सी अर्थात वक्रता केंद्र पर रखने पर उसका प्रतिबिंब समान होता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। प्रश्न नंबर 22 कि प्रकाश की किरण गमन करती है तो प्रकाश की किरण सदैव सीधी रेखा में गमन करती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 23 पे। दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण होगा या तो उत्तल दर्पण होगा या तो समतल दर्पण होगा। साथियों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 24 कहता है कि किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्न में से कौन है। तो कार के अग्रदीप पे प्रयुक्त वह हो जाता है आपका उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 24-25 प्रश्न नंबर 25 पे आते हैं कि नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे वस्तु बिंब की दूरी ली जाती है तो वह हो जाएगा ऋणात्मक। बिंब की दूरी ऋणात्मक होती है, सदैव ऋणात्मक होती है। प्रश्न नंबर 26 पे चलते हैं। किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का पश्च दृश्य अर्थात साइड मिरर के रूप में किया जाता है। तो साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। साथियों, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, उसको क्षमा चाहेंगे। प्रश्न नंबर 27 पे आइए कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। तो वह अवतल दर्पण का उपयोग करता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 पे आते हैं, 28 पे। सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयोगी। तो सौर कुकर के लिए वह अवतल दर्पण सर्वाधिक उपयोग माना जाता है। प्रश्न नंबर 29 पे चलते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो आपको पता होगा कि प्रकाश के परावर्तन से दूसरा जो नियम है वह कोण I बराबर कोण R है, अर्थात आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 है कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच में संबंध होता है। तो आपको पता होगा कि गोलीय दर्पण की फोकसांतर फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। साथियों, अब प्रश्न नंबर 31 पे चलते हैं। उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल दर्पण में जो बना किसी का काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा होता है और हरासित अर्थात वस्तु से छोटा होता है। अब हम लोग प्रश्न नंबर 32 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर मेरा 32 कहता है कि कौन सा दर्पण आमतौर पर वाहनों में पीछे देखने के रूप में किया जाता है। तो वह हो जाएगा उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। साथियों, प्रश्न नंबर 33 पे चलते हैं कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वस्तु की वक्रता त्रिज्या की होती है तो उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34 कि प्रकाश की एक किरण किसी समतल दर्पण पर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए टकराती है तो उसका परावर्तन कोण होगा तो उसका परावर्तन कोण 30 डिग्री होगा। साथियों, उसका परावर्तन कोण 30 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद 35 नंबर सवाल है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। तो समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी अर्थात काल्पनिक और बराबर बनता है। चलिए साथियों,
प्रश्न नंबर आज 35 तक ही रखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके अगले क्लास में कराएंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये आपका सेशन अच्छा रहा। अगर सेशन अच्छा रहा तो मेरे यूट्यूब चैनल हरीश कुमार क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। जय हिंद साथियों।